क्योंकि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें 200 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद होते हैं और इतने सारे स्टार्स के बीच में हम हमारे सन को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो एक वास्ट स्टार है। इसीलिए हम पॉइंटर यूज करते हैं एज अ रेफरेंस, जिसे हम कहते हैं अल्फा सेंटोरी। ये जो अल्फा सेंटोरी है वो एक स्टार क्लस्टर है जो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल ही साइड में रिसाइड करता है। अभी जो अल्फा सेंटोरी की एक स्टार क्लस्टर है जिसमें 3 स्टार्स मौजूद है, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इसमें से जो प्रॉक्सिमा सेंटर लाइट ट्रैवल करेगा, 4 सालों तक लाइट ट्रैवल करेगा, तो उतना ज़्यादा डिस्टेंस जब कवर होगा तो उतना डिस्टेंस हमारे बीच में मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल के ऊपर, जिसमें आप कंपेयर करेंगे 8 प्लैनेट्स को और सन को। कहता है कि सन के ऊपर आग नहीं लग सकती, नहीं, सब मानते हैं कि सन एक फायरबॉल है। ओके, तो क्या सन के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है? नो। क्या आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए? यस। तो सन एक फायरबॉल हो सकता है क्या? नो। नहीं। नो। इनफैक्ट इसका जितना भी हीट और एनर्जी आता है वो आता है हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, जो इसके कोर के अंदर होते हैं। अभी इसके कोर को हम डिस्कस करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। साथ ही साथ कई जगहों पर आपको येलो स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे और इन येलो स्पॉट्स पर टेम्परेचर हल्का सा कम होता है, अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अभी जैसे कि मैंने आप सभी को एक मिनिमम टेम्परेचर दे दिया कि इसका सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है, इसके कोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहीं पर सारे हाई पावर्ड रिएक्शंस हो रहे हैं जहाँ से इसका सारा का सारा एनर्जी आ रहा है। तभी आप सभी को गेस करके मुझे बताना है कि इसके कोर में कितना टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। प्लैनेट है, इसे अगर हम ध्यान से देखते हैं हल्का काले रंग का दिखाई देता है। ये जो ब्लैकिश कलर आता है वो आता है बेसाल्टिक रॉक के प्रेजेंट होने की वजह से, साथ ही साथ इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अभी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसके ऊपर इसके आसपास जो भी मीटियोराइट्स आते हैं जो इससे टकराते हैं, उनकी वजह से कुछ गड्ढे बन जाते हैं जो आप इसके ऊपर देख रहे हो। इन गड्ढों को हम क्रेटर्स कहते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट भी नहीं। ये जो टाइटल है हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ हमारे सोलर सिस्टम का, वो जाता है हमारे सेकंड प्लैनेट को जिसे हम कहते हैं वीनस या फिर शुक्र। अब ये जो शुक्र है इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफी डेंस होने के साथ साथ मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना हुआ है। सोचिए हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे धरती पर अगर बढ़ जाता है तो हमें कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। इसका तो मेजरली जब कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर बना है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से ये है हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट। इसके साथ साथ इसकी कई और खासियत भी है, जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे तो इसके ऊपर आपको कुछ व्हाइटिश येलोइश कलर के क्लाउड्स भी नजर आए। तो जो क्लाउड्स है जो हमारी धरती की तरह पानी के नहीं पर सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए होते हैं, और ये जब इसी वजह से जब इसके ऊपर बरसात होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है। साथ ही साथ इस प्लैनेट को हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट अर्थ के जितना ही है और इसके ऊपर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस और माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं। अभी अगर हम रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में हमारा घर आता है तो क्या हम घर वालों से हालचाल पूछकर चलेंगे या ऐसे ही आगे चले जाएंगे? पूछकर चलेंगे। चलिए पूछ लेते हैं। और ये है हमारा घर जिसे हम कहते हैं धरती या फिर अर्थ। सर ये जो अर्थ है वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इसका रीजन ये है कि इसके पास लाइफ को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स जो नेसेसरी होते हैं वो मौजूद है। साथ ही साथ ये जो प्लैनेट है अर्थ ये गोल्डीलॉक्स जोन में भी आता है। अभी गोल्डीलॉक्स जोन एक सन से पर्टिकुलर दूरी पर एक ऐसा एरिया है जिसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ सस्टेन कर सकती है। अगर हम उसके बाहर चले जाते हैं तो या तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाएगा या तो फिर ठंडा हो जाएगा, दोनों ही केसेस में हमारा लाइफ उसमें सस्टेन नहीं कर सकता है। अभी जो हमारा मून है वो भी गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, लेकिन उसके गोल्डीलॉक्स जोन में आने के बावजूद भी उसके ऊपर लाइफ मौजूद नहीं है क्योंकि ये जो मून है इसके पास दूसरे लाइफ को जो सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स होने चाहिए वो मौजूद ही नहीं है, तो लाइफ इसके ऊपर नहीं आ सकती। इसी के साथ साथ ये जो मून है भले इसके पास लाइफ नहीं है पर जो धरती पर लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जो महीनों के दिन गिनते हैं वो हम मून के हिसाब से गिनते हैं। साथ ही साथ कई सारे फेस्टिवल्स हम मून के हिसाब से मनाते हैं। इतना ही नहीं, जो समुद्रों में तूफान होते हैं, टाइड्स आते हैं, वो भी मून के ग्रेविटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अभी मून के इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सिर्फ धरती से इसका एक ही साइड देख सकते हैं। क्या लगता है कौन से साइड हम देखते हैं? इसका डार्क वाला साइड या फिर ब्राइट वाला? ब्राइट या डार्क? कोई है जो कहता है कि हम डार्क साइड देखते हैं? कोई भी नहीं? ओके, मैं कहता हूँ कि हम धरती से सिर्फ डार्क साइड देखते हैं, ये वाला जो सामने है, क्योंकि इसका जो ब्राइट साइड है वो हमेशा पीछे की तरफ ही रहता है। ये जो साइड है या पूर्णिमा के दिन भी अगर देखेंगे मून को तो आपको यही वाला साइड हमेशा सामने दिखाई देगा। उसका रीजन है टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग का मतलब होता है कि जो मून का रोटेशन टाइम है और रिवोल्यूशन टाइम है दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से वो अपना एक ही चेहरा सामने रख पाता है, दूसरा चेहरा उसका सामने कभी भी नहीं आता है। अभी मून के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर जो कि है मार्स यानी कि मंगल। और ये जो मंगल है ये काफी रेडिश ब्राउन कलर का प्लैनेट है। तो
तो क्या आप में से कोई जानता है कि ये रेडिश ब्राउन कलर इसके ऊपर कहाँ से आता है या फिर ये रेडिश ब्राउन कलर का क्यों है? एनीवन? आयरन? पक्का? ओके, आयरन शायद रेडिश कलर का होता है, पर जब उसी आयरन को जंग लगता है तो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। यस, तो इसके सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। अभी मार्स को जंग लगा है तो इसे पिंपल्स आने को बनते हैं, इसीलिए इसे कुछ 4 पिंपल्स आए हैं, जिसमें अगर आप बीचों बीच देखेंगे तो वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, ओलंपस मॉन्स। ये जो वोल्केनो है वो इतना बड़ा है कि इसके अंदर हम आराम से हमारे जो धरती का सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उसे भी 3 बार रख सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके भी पोल्स के ऊपर कुछ बर्फ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो बर्फ है वो मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है, इसलिए हम इसे ड्राई आइस कहते हैं। साथ ही साथ जो मार्स है उसके भी 2 मून होते हैं, फोमोस और डीमोस, वो काफी छोटे और शेपलेस होने की वजह से उन्हें डिस्कस ना करते हुए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर, जो कि है जुपिटर। अब ये जो जुपिटर है ये है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, साथ ही साथ एक गैस जायंट। अभी गैस जायंट होने की वजह से इसके ऊपर जमीन मौजूद नहीं होती है, यानी कि हम इसके ऊपर कभी भी कदम नहीं रख सकते। इसी के साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो गैस है वो हमेशा इधर से उधर घूमती रहती है, और इसके वजह से आपको कुछ बैंड्स भी दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग कलर्स के। इन्हीं में से आप इसे स्टॉर्म्स की तरह भी देख सकते हैं, और इन्हीं में से सबसे खास स्टॉर्म हमारे लिए ये है जो बीचों बीच आपको एक साइक्लोन की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये जो साइक्लोन है इसे हम कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट, और ये साइक्लोन इतना बड़ा है कि इसके डायमीटर में हम आराम से 2 से 3 अर्थ्स को फिट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा जुपिटर है इसमें 1300 अर्थ्स को फिट कर सकते हैं, इतना बड़ा ये प्लैनेट होता है। साथ ही साथ इस टाइप ऑफ अर्थ भी कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्रेविटी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से धरती की तरफ बढ़ने वाले जो एस्ट्रॉइड्स या फिर डेब्रिस होते हैं उनका डायरेक्शन इसके ग्रेविटी की वजह से चेंज हो जाता है, जिस वजह से हम बच जाते हैं। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, जब इसी के ग्रेविटी की पुल की वजह से वो चीजें हमारी तरफ बढ़ने लगती है तो हम इसे डिस्ट्रॉयर भी कह सकते हैं। ओके, अभी अगर हम इसके मून्स की बात करते हैं, जिसके पास कई सारे मून्स हैं, अराउंड 95 उसका काउंट आता है, और 95 मून्स को अगर आज हमने एक्सप्लोर किया तो शायद रात तक हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। इसलिए हम इसके सिर्फ 2 मून्स को देखेंगे, जिसमें सबसे बड़ा इसका जो मून है वो है गैनीमीड, और ये जो गैनीमीड है वो एकलौता ऐसा मून है जिसके ऊपर उसके मैग्नेटिक फील्ड्स आज भी मौजूद है। और जो नेक्स्ट मून है वो है कैलिस्टो, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर जो गड्ढे हैं यानी कि जो क्रेटर्स है वो डायमंड्स की तरह चमकते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तब इसे डायमंड से जड़ा हुआ एक बॉल भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वो है सैटर्न, जिसे हम शनि भी कहते हैं, और शनि का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की कुंडलियां भारी हो जाती हैं। उम्मीद है यहाँ पर किसी की हुई नहीं होगी, क्योंकि ये प्लैनेट जो है वो काफी हल्का है, इसका डेंसिटी बहुत कम है। अगर इसे उठाकर हम पानी के तालाब पर छोड़ देते, पानी के ऊपर तैरने लगेगा, इतना कम इसका डेंसिटी होता है। साथ ही साथ ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लैनेट होता है। तो क्या आपको ये यहाँ पर सुंदर दिखाई दे रहा है या फिर कुछ मिसिंग लग रहा है? रिंग्स। ओके, सो सैटर्न के 7 रिंग्स होते हैं, और इन 7 रिंग्स को हम प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने आपके लिए कुछ ऐसे सीट्स बनाए हैं जिसके ऊपर बैठकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप सैटर्न के रिंग्स पर बैठकर सैटर्न को देख रहे हैं। क्योंकि अगर ये आप सच में पॉसिबल करते हैं तो आपको सैटर्न उसके रिंग्स से बिल्कुल एक स्फीयर की तरह ही दिखाई देगा। इसके बाद ये जो सैटर्न है इसके पास हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स मौजूद है, जो कि है 146। इन 146 मून्स में से जो उसका सबसे बड़ा मून है वो है टाइटन। अभी जो टाइटन है इसे हमने बहुत ही खास दर्जे में रखा हुआ है, क्योंकि इसके जो कंडीशंस है वो कुछ ऐसे जैसे करोड़ों साल पहले हमारे अर्थ के हुए करते थे। हमें लगता है करोड़ों साल बाद इसके ऊपर भी लाइफ आने के चांसेस है। तभी इसके ऊपर लाइफ आइडिया नहीं है कि वो तो हमारे वंशज ही देख पाएंगे, इसीलिए हम इसके बारे में चिंता ना करते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर, जो कि यूरेनस है। और ये जो यूरेनस है वो हल्का सा ब्लूइश कलर का प्लैनेट है। अभी इसका जो ये हल्का हल्का ब्लूइश कलर आता है वो आता है मीथेन के हल्के प्रेजेंस की वजह से। साथ ही साथ इस प्लैनेट का जो स्पेस में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ हमने पूरे सोलर सिस्टम का ट्रेवल कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए धरती के ऊपर वापस आते हैं। और ये है हमारा अर्थ। क्या ये वही अर्थ है जो मैंने आपको पहले दिखाया था? नहीं, क्योंकि यह 2022 एंड 23 का टाइम लैप्स, और जो मैंने पहले आपको इमेज दिखाया था वो था 2001 का अर्थ। सो कई सारे चेंजेस आपको 20 सालों के अंदर आ गए हैं ऐसा पता चल रहा होगा, और मेजरली 3 चेंजेस इस ग्लोब को आप देखकर ही स्पॉट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। सो क्या क्या चेंजेस हैं? 3। उसका जो कलर है वो काफी पानी का रंग बदल चुका है, ब्लैकिश हो गया है। ओके, फर्स्ट क्लाउड्स बहुत ज्यादा है, और कई जगह पर आपको साइक्लोन्स भी नजर आएंगे, राइट। और एक चेंज ग्रीनरी कम हो चुकी है। ओके, सो ये जो 3 चेंजेस है वो मेजरली हमारे ही कारनामों की वजह से हो रही है। हमने अर्थ का अलग कर दिया है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि हम
ये जो अर्थ है हमारे धरती के साथ साथ हमारे घर के साथ साथ हमारे घर वाले भी टेढ़े हैं, क्योंकि डेफिनेटली एलियंस ने आकर ये सारे चेंजेस नहीं किए हैं। सो हमने सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ग्रीनरी कम कर दी। उसके बाद आज भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। अभी इतना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है तो थोड़ा बहुत कार्बन समंदर सोख लेते हैं। दूसरे पॉल्यूशन जो क्रिएट करते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होते हैं, उसे भी हम पानी में डंप करते हैं, समंदरों में डंप करते हैं। इसी के साथ साथ जो समुद्र में शिप्स चलते हैं उनमें अगर ऑयल एक्सेस हो जाता है तो उन्हें भी समंदर में फेंक दिया जाता है, जिस वजह से समुद्रों के रंग काले होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो अभी बचा हुआ गैस है, बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे जो गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होता है तो जहाँ पर समंदर है वहाँ पर साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं और जहाँ पर जमीन है वहाँ पर बेमौसम बरसात आप लोग विटनेस करेंगे। इस साल हमारे भी देश में बहुत ज्यादा बेमौसम बरसात हुई है। तो क्या आप सभी को ये क्लाइमेटिक चेंज पसंद आ रहा है? हाँ? नो। इसीलिए मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश रहेगी, कम से कम अपने बर्थडे के दिन आप सभी लोग एक एक पेड़ लगाएंगे और इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम इंसानों का पॉपुलेशन इतना अच्छा है कि अगर हमने कोशिश की तो हमारे धरती का जो जीवन है उसे और बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि हम फिर से ब्लू मार्बल नहीं बना सकते, पर हम इसे जो अभी सिचुएशन है उससे कंट्रोल करने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। इसीलिए क्या आप सभी प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने बर्थडे के दिन एक एक पेड़ लगाएंगे? मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे 20 लोग बैठे, क्या आप सब प्रॉमिस करते हैं? ओके, तो आप इस प्रॉमिस को याद रखेंगे और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि और भी कुछ चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो उसे पानी में डंप नहीं करना है और जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, प्राइवेट व्हीकल्स को कम प्रमोट करना है। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप लोग खुद सोचिए और हमारे धरती के लिए कीजिए। सो इसी सीरियस नोट के साथ मैं अपना शो यहीं पर रोकना चाहूंगा। अगर आप सभी को